गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में देखे थे कि कूलम्ब्स लॉ, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, तो कूलम्ब्स लॉ देखे थे। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा अगर एक बार रिवीजन कर ले क्या पढ़े थे, तो F बराबर पढ़े थे K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, जहाँ पे K जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया होता था तो हो जाता था F = Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। चलिए, तो आज इससे आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। ठीक है, ये रिवीजन है कल का। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज जो है, इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, मतलब कूलम्ब्स फोर्स का जो है वो प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। चलिए, पहला लिखेंगे कूलम्ब्स फोर्स is an action, Coulomb's force is an action reaction force, Coulomb's force is an action reaction force। एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, कि मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। नंबर 2 लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द direction of along the line joining of the charges, along the line joining of the charges यहाँ पॉइंट चार्ज की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो हो जाएगा, दोनों मान लीजिए दो चार्ज है, एक यहाँ है एक यहाँ है, Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो ये लाइन होगा, ये लाइन जो दोनों चार्ज को मिलाएगा उसी लाइन के अलॉन्ग होगा। कहने का मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको दूर भागेगा इसी लाइन के अलॉन्ग, और दूसरा भी इसको दूर भागेगा, रिपेल करेगा इसी लाइन के अलॉन्ग। तो कहने का मतलब जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा होगी, जो दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन होगा, उसी लाइन के अलॉन्ग जो है फोर्स का डायरेक्शन होगा, उसी लाइन के अलॉन्ग जो है फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, नंबर 3 लिखेंगे, मिटा दें। चलिए, नंबर 3 लिखेंगे, सेम नेचर ऑफ चार्ज charges attract each other, same nature of charges attract each other, sorry, same nature of charges repel each other, यहाँ पे रिपेल होगा। सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर होगा, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस attract each other, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट each other। जैसा कि कल भी बताए थे, अगर सेम नेचर का है, मान लीजिए प्लस और प्लस दोनों चार्ज जो सेम नेचर का, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों एक दूसरे को जो रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा। और वही अगर अपोजिट नेचर का, एक प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि इंसानों में भी होता है। चलिए, इसको लिख लीजिए, नंबर 3 जल्दी से। एक प्रॉपर्टी और है, चलिए हो गया, 3 प्रॉपर्टी है,
ठीक है, तीनों लिख लीजिए। एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, इसको लिख लीजिए जल्दी से। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटा देते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ का। 2 point charges are separated at a distance of 1 centimeter in vacuum. At a distance of 1 centimeter in vacuum. Find the minimum possible charge. Find the magnitude of minimum possible charge. Find the magnitude of minimum possible force. Find the magnitude of minimum possible force. कहने का मतलब अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। 2 पॉइंट चार्ज है, चार्ज का वैल्यू नहीं गिवन है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया गया। 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए एक ये है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और दोनों जो है का मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है, मतलब चार्ज का वैल्यू कितना है वो नहीं दिया गया। बस इतना दिया गया कि वैक्यूम में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। आपको मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताने हैं कि दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर इसको SI यूनिट में बदलेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो F का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे K जो है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसका वैल्यू SI यूनिट में 9 × 10⁹ होता है। तो फोर्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वस टू हो जाएगा फोर्स इक्वस टू हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R कितना है 1 सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻⁻² हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे 10⁻⁻² का स्क्वायर, R का स्क्वायर है तो 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो F इक्वस टू क्या हो जाएगा। अच्छा अब देखिए F का मिनिमम वैल्यू निकालना है, F का क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा जो K तो था वो तो कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ लिख लिए, और जो ये 1 सेंटीमीटर ये भी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 10⁻⁻² मीटर हो गया। अब यहाँ बचा Q1 और Q2, तो F को मिनिमम करने के लिए Q1 और Q2 को मिनिमम करना होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। तो मान लेते हैं कि Q1 भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और Q2 भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि मिनिमम लेना है, F को मिनिमम करना है, ध्यान से देखिए F जो है वो मिनिमम निकालना है। तो F मिनिमम निकालने के लिए Q1 Q2 दोनों को मिनिमम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू मिनिमम करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू वही, स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10⁻⁻4। और जब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास सॉल्व किया हुआ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.304 × 10⁻24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। माइनस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इसका स्क्वायर कर लेंगे 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर हो जाएगा -38 हो जाएगा। और इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है लगभग 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। इसको लिख लीजिए।
जल्दी से लिख लीजिए। मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a charge q is divided into two parts. Is divided into two parts. Is divided into two parts and placed at a certain distance. And placed at a certain distance. And placed at a certain distance. Then find the charge of each part. Charge of each part so that force will be maximum. Force will be maximum. Force will be maximum. यहाँ पे कूलम्स फोर्स की बात हो रहा है, मतलब एक चार्ज क्यू है उसको दो भागों में बांटा गया है और किसी एक निश्चित दूरी पे सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया है। तो आपको बताने हैं कि चार्ज को किस तरह से बांटे कि दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आएगा वो मैक्सिमम हो जाए। चलिए ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, देखते हैं सॉल्यूशन। चार्ज जो है वो अपना क्यू गिवन है, तो मान लेते हैं लेट चार्ज ऑफ वन पार्ट इज क्यू, स्मॉल क्यू, चार्ज ऑफ लेट चार्ज ऑफ वन पार्ट इक्वल्स टू क्यू। चार्ज ऑफ वन पार्ट क्यू मान लिए, तो चार्ज ऑफ सेकेंड, ये चार्ज है, तो चार्ज ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ जो इसका दूसरा भाग होगा, चार्ज ऑफ सेकेंड पार्ट, चार्ज ऑफ सेकेंड पार्ट क्या, देखिए टोटल चार्ज क्यू था, टोटल चार्ज अपने पास क्यू था इतना बड़ा, इसमें से स्मॉल क्यू जो है बाहर कर लिए, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, बचा हुआ जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। चलिए थोड़ा सा जगह नहीं है, ऊपर मिटा लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ये हो गया। अब इस दोनों चार्ज को एक सर्टेन, एक निश्चित दूरी पर, सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया है। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो अपना फिक्स हो गया, इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं जो कि कांस्टेंट है, सर्टेन है मतलब निश्चित है, इसको आप नहीं बदल सकते, मतलब ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा स्मॉल क्यू और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। चलिए अब क्या करेंगे, फोर्स देखते हैं, फोर्स क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q माइनस Q डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इस फोर्स को मैक्सिमम होना है, अब इस फोर्स को मैक्सिमम होना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके इसके डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये खोजना होगा इसमें वेरिएबल कौन है, इन सभी में वेरिएबल कौन है। ध्यान दीजिएगा कि तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 होता है। आर क्वेश्चन में गिवन सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब निश्चित हो गया, ये इसको नहीं बदल सकते, मतलब आर जो है वो भी कांस्टेंट हो गया। चलिए इस क्यू की बात करते हैं, ये क्यू क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल चार्ज जो है क्यू है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, बदल किसको सकते हैं, स्मॉल क्यू को। तो इस फंक्शन में जो वेरिएबल है अपना स्मॉल क्यू है अपना वेरिएबल, तो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो dF/4 मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dF/dq इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इसको कर दीजिए, dF/dq इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो k/r² कांस्टेंट है तो बाहर, k/r² बाहर, यहाँ क्या बचेगा q इंटू क्यू का डिफ्रेंशिएशन q माइनस ये q मिलकर q² होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2q इक्वल टू 0। देखिए बेहद आसान सा डिफ्रेंशिएशन है, k/r² कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर, ये q इंटू क्यू बनेगा, इस तरह से बनेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये q कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, तो ये क्या q बचेगा, तो q माइनस 2q इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 के बराबर पुट करें तो k/r² चला जाएगा 0 के पास, तो q माइनस 2q इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू 2q और q इक्वल टू हो गया q/2। कहने का मतलब एक पार्ट q/2 तो दूसरा पार्ट भी कितना हो जाएगा q/2। तो कहने का मतलब जब दोनों पार्ट आधा आधा बांटेंगे, q/2 बांटेंगे, तो जो दोनों के फोर्स होगा बीच में, वो जो दोनों के बीच में फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। लिख लिए, मिटा दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, two small identical spherical conductor has charge two small identical spherical conductor has charge q and minus 2q placed at a certain distance, and the force between them is F, and force between them is F. Force between them is F. Now they are brought in contact for some time. Brought in. Now they are brought in contact for some time. And again placed at the same distance, and again placed at the same separation and the same separation. Then find the new force. Then find the न्यू फोर्स। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको ट्राई करिए, लिख लिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत ही आसान है, सिर्फ क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा है। चलिए लिख लिए। चलिए क्वेश्चन क्या कर उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को मिटा देंगे। अपने पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल। चलिए
वैसे तो ये स्फेयर नहीं, लेकिन फिर भी आइडेंटिकल है तो मान लेते हैं। और दोनों कंडक्टर है, दोनों क्या है कंडक्टर, एक के पास जो चार्ज है Q, दूसरे के पास चार्ज है -Q, एक के पास Q, दूसरे के पास -2Q, और दोनों किसी सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। और इस दोनों के बीच जो अभी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, मतलब कुलम्बिक फोर्स जो है, जो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जो फोर्स लग रहा है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में F है, वो जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है F, यहाँ देख सकते हैं। बोला गया कि अब इस दोनों को कुछ देर के लिए कॉन्टैक्ट में ले आया गया, इस दोनों को कुछ देर के लिए कॉन्टैक्ट में ले आया गया, और फिर इस दोनों को वापस उसी डिस्टेंस पे ले गया, फिर इस दोनों को वापस उसी डिस्टेंस पे ले गया। तो जो F न्यू होगा, जो इस बार नए जो फोर्स होंगे दोनों के बीच, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो कितना होगा, पुराने F के टर्म में आपको बताना है, पुराने F के टर्म में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। बस चार्ज याद रखना है, एक Q था और दूसरा -2Q था, एक Q था और एक -2Q था। तो बना लेते हैं। शुरुआती कंडीशन जो था, इनिशियल कंडीशन में चार्ज Q था और ये क्या था -2Q, चार्ज Q था और एक -2Q था, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो जो F का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो F का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F का मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो Q1 मीन्स Q2 2Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये हो गया F इक्वस टू 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। चलिए अब क्या किया गया, अब क्या किया गया, इस दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, इस दोनों को कांटेक्ट में। देखिए आइडेंटिकल है स्फीयर, स्फीयर कैसा आइडेंटिकल है और साथ में कंडक्टर भी है, तो ये क्या करेगा ना, आपस में चार्ज शेयर कर लेगा, मतलब चार्ज पोटेंशियल दोनों इक्वल होगा, आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इस बार जो चार्ज आ जाएगा, जो न्यू चार्ज हो जाएगा, जो न्यू चार्ज ऑन स्फीयर हो जाएगा, न्यू चार्ज ऑन स्फीयर, वो दोनों क्या करेगा, आधा आधा बांटेगा। तो नेट चार्ज कितना है, Q प्लस -2Q डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा Q -2Q, तो -Q डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो नया चार्ज हो जाएगा वो दोनों स्फीयर पे हो जाएगा -Q/2, और फिर से इसको इसी R डिस्टेंस पे ले जाया गया, इसी R डिस्टेंस पे रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे अब क्या हो गया -Q/2, अब जो नया चार्ज आ गया वो आ गया -Q/2, और यहाँ पे भी -Q/2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वही रखा गया। तो बोला गया नए फोर्स बताइए क्या होगा पुराने F के टर्म में। तो F न्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, डायरेक्शन का नहीं, ठीक है। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो पहले देखिए एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, सेम नेचर का है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। तो पहले F न्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है Q/2, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी Q/2, ये भी Q/2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू 4, R स्क्वायर इंटू 4। और आप देख सकते हैं KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की जगह क्या F/2 रख सकते हैं, 2 किधर बुला लीजिए। तो F/2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, F/2 इक्वस टू हो जाएगा, F/2 इक्वस टू क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय R के स्क्वायर की जगह रख देंगे F/2। तो F न्यू क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, जगह है काफ़ी। तो F न्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की जगह F/2, तो F/2 इंटू 1/4। तो F न्यू जो है वो हो गया F/8, ये हो गया F/8। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करें तो देख ही चुके हैं, ये दोनों अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। मतलब पहले अगर अट्रैक्शन था तो बाद में रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। पहले अट्रैक्शन था तो बाद में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए।
लिख लिए, मिटा दे, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हेडिंग डालेंगे, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस एज कंपेयर टू मीडियम, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस एज कंपेयर टू मीडियम, समझते हैं इस हेडिंग का मतलब कि इसका मतलब क्या है, समझिएगा। बोला गया है कि दो चार्ज है, मान लेते हैं कि अपने पास मान लेते हैं कि ये दोनों दो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है। जब इस दोनों को एयर में मान लीजिए आपने r डिस्टेंस पे रखा, एयर में r डिस्टेंस पे रखा, तो इस दोनों के बीच जो था फोर्स F लग रहा था, इस दोनों के बीच जो फोर्स था वो F लग रहा था। तो बोला गया किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया होगा कि किसी मीडियम में जब इस दोनों को ले जाएंगे, तो इतना ही फोर्स लगने के लिए मीडियम में इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। मतलब एयर में फोर्स लग रहा था F न्यूटन, तो इस दोनों को उठा के मान लीजिए वाटर में लेके चले गए, वाटर में हम घुस गए अंदर से हम नदी में डूब गए इस तरह से। तो जब नदी में डूब गए तो इस दोनों के बीच हमको F न्यूटन का ही फोर्स लगाने के लिए इसका डिस्टेंस हमको बदलना होगा। तो कितना इसका डिस्टेंस हम लेके आए कि उतना ही फोर्स लगे जितना ये दोनों हवा में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस एज कंपेयर टू मीडियम। चलिए बहुत अच्छा। तो मान लेते हैं कि अपने पास जो चार्ज है Q1 और Q2 चार्ज है, मान लेते हैं Q1 और Q2 चार्ज है, और जब ये दोनों हवा में था तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं RA, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं RA। जब ये हवा में था तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं RA। अब इसको दोनों को उठा के ले गए एक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे Q1 है, Q2 और जो नया डिस्टेंस वही फोर्स लगाने के लिए, पहले जितना फोर्स था उसी फोर्स को लगाने के लिए मान लीजिए इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमको RM करना पड़ा, मतलब R इन मीडियम। अच्छा पता है, इस दोनों को नज़दीक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप किसी भी मीडियम में जाते हैं तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है उस दोनों के बीच का फोर्स। तो इसलिए इस दोनों को थोड़ा सा यहाँ नज़दीक कर लिए। अच्छा, फोर्स जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही यहाँ पे लगना चाहिए, तो फोर्स जितना एयर में होगा उतना ही मीडियम में भी होना चाहिए, मतलब F एयर इक्वल्स टू F मीडियम होना चाहिए, F एयर इक्वल्स टू F मीडियम होना चाहिए। तो F एयर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ये K जो है 1/4πε0, लिख लीजिए जैसे करके 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RA का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लीजिए, जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम वो गिवन होगा आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K गिवन है, ये K जो है वो गिवन होगा हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर में क्या हो जाएगा फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RA का स्क्वायर, मीडियम में क्या हो जाएगा 1/4πε0 K। ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो 9 × 10⁹ नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। वो जो K था 9 × 10⁹ वो लिखा जा चुका है 1/4πε0 के रूप में, ठीक है। इधर हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मीडियम का स्क्वायर। तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, तो क्या बनेगा वो देखिए, इधर बच जाएगा 1/RA का स्क्वायर और इधर क्या बचेगा
के 1/k RM का स्क्वायर। इसको मिटा दें, आप लोग लिख लिए होंगे, बना लिए होंगे, इसको मिटा दें, जगह थोड़ा कम है। चलिए इसको उल्टा लीजिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा, RA स्क्वायर इक्वस टू के RM का स्क्वायर। ठीक है, तो RA इक्वस टू क्या हो जाएगा, RM रूट के, RM रूट के, RA इक्वस टू क्या हो जाएगा, RM रूट के। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम लिख ही देते हैं पहले। ठीक है, K जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और ये जो RM है वो है डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन या सेपरेशन इन मीडियम, सेपरेशन ऑफ चार्जेज इन मीडियम, सेपरेशन ऑफ चार्जेज इन मीडियम। और जो ये RA है ये है सेपरेशन ऑफ चार्जेज इन एयर, सेपरेशन ऑफ चार्जेज इन एयर, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिया। मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस RM है, अगर डिस्टेंस मीडियम में RM है, तो इसी को इतना ही फोर्स लगाने के लिए एयर में डिस्टेंस हो जाएगा RM इंटू रूट के, और के हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। 1 जो होता है वो वैक्यूम के लिए होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ये 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब RA देखिए एयर में जो सेपरेशन है वो मीडियम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, जो एयर में सेपरेशन है वो मीडियम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। लिख लीजिए इसको, लिख लिया। चलिए अब देखिए, मान लिया जाए कि दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में जो है पूरा का पूरा न तो एयर है न तो पूरा का पूरा कोई मीडियम है, मतलब कुछ पार्ट में एयर है और कुछ पार्ट में एक स्लैब डाल दिया गया है T थिकनेस का, एक स्लैब डाल दिया गया है T थिकनेस का। तो व्हेन ए स्लैब ऑफ थिकनेस T ऑफ थिकनेस T जो है लेस देन R है, लेस देन R है। When a slab of thickness T and dielectric constant K is introduced, and dielectric constant K is introduced between the charges, is introduced between the charges, between the चार्जेज, इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेज। समझिएगा इसको। मान लिया जाए कि दो चार्ज था Q1 और Q2, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और एक इसमें स्लैब डाल दिया गया है जिसका थिकनेस तो T दिया है और साथ में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भरा हुआ है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, और पूरा का पूरा डिस्टेंस R है। मान लीजिए पूरा का पूरा डिस्टेंस R है, तो समझिएगा फिर RA क्या हो जाएगा। बाकी जगह में एयर है, इस खाली जगह में एयर है, इस खाली जगह में एयर है, तो R एयर क्या हो जाएगा समझिएगा। पहले देख लीजिए एयर कितने डिस्टेंस में है, तो R माइनस T में एयर है, तो R माइनस T में एयर, R माइनस T में एयर प्लस ये T थिकनेस में, ये T डिस्टेंस में एक स्लैब घुसाया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो जब इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे, जब इस T थिकनेस को इसके इक्विवेलेंट एयर लिखेंगे, एयर में सेपरेशन, तो वो T रूट K हो जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए T रूट K, T रूट K, तो यहाँ पे RA हो जाएगा R माइनस T प्लस T रूट K। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए।
तो जब फोर्स निकालना चाहेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, अब इस दोनों के बीच में जब फोर्स निकालेंगे, देख लीजिए ऊपर लिख लेते हैं, जब इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या होगा, देखिएगा। अच्छा समझिए, अब कई लोग के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ एयर भी है और मीडियम भी है, तो एब्सलेंट नॉट लेना है या एब्सलेंट नॉट इंटू एब्सलेंट आर लेना है या एब्सलेंट आर लेना है। तो समझिएगा बात को, इस पूरे डिस्टेंस को हम एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिए, एयर के सेपरेशन में कन्वर्ट कर लिए। तो अब जो फोर्स लिखना है वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय एयर में, ये पूरे डिस्टेंस को एयर के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लिए जो कि r - t + t रूट के है। तो इसको लिखेंगे r - t + t रूट के का स्क्वायर, t रूट के का स्क्वायर, ये हो गया। या एप्सिलॉन नॉट जो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अपने लोग कूलम्ब्स लॉ देख चुके हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² उसका मैग्नीट्यूड होता है। कूलम्बिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², जहाँ पे K कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन भी देख चुके हैं। अगर सेम नेचर का रहा तो रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएगा, और अपोजिट नेचर का रहा तो अट्रैक्शन, अपोजिट नेचर का रहा तो अट्रैक्शन। अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं क्या होगा। हेडिंग लिख लीजिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए इसी हेडिंग को पढ़ेंगे, हम मिटा दिए तो आप लोग भी मत मिटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए दो चार्ज है मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2 और यहाँ पे चार्ज है Q2, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं O, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं O, ये ओरिजिन है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन जो है अपना, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। मान लेते हैं कि Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो R2 है, जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो R2 है, तो R2 का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। और ये जो Q1 है इसका इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, वो है R1। तब देखिए R21 क्या हो जाएगा, R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि Q2 जो Q1 पे चार्ज लगा रहा है, अच्छा दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों मान लेते हैं सेम नेचर का, पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, फिलहाल पॉजिटिव मान लेते हैं दोनों को। तो जो 2 जो 1 पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो 2 जो 1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और 1 जो 2 पे लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो 2 जो 1 पे फोर्स लगाएगा इसको मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो 1 जो 2 पे लगा रहा है ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि F12 जो है, F12 जो है वो है, F12 जो है वो है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। उसी तरह जो F21 है वो है फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1। अच्छा R21 बता दीजिएगा क्या होगा, वेक्टर R21 क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1,
ये R21 का मतलब होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग पहले भी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग पढ़े होंगे, जब रिलेटिव मोशन पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो वहाँ पे ये बहुत बार चर्चा हुआ होगा, ठीक है, कि R21 जो होता है वो R2 माइनस R1 हो जाता है। अच्छा, R21 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा R21, R12 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर R12, ठीक है। तो R21 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, और R12 इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो R2 माइनस R1। अच्छा, R21 का डायरेक्शन निकालना होगा यूनिट वेक्टर। R21 यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मतलब R21 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, R21 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, तो यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा R21 वो कितना हो जाएगा, इधर लिख लीजिए। R21 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड। चलिए, अब निकाल लेते हैं R12 क्या होगा, इधर निकाल लेते हैं R12 क्या होगा। R12 ध्यान से देखिएगा, R12 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो R12 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस तो हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो R12 का मैग्नीट्यूड होगा वही R21 का मैग्नीट्यूड होगा। अब ध्यान देखिए, जितना 1 से 2 के बीच का सेपरेशन वही तो 2 से 1 का होगा, ये लाइन तो एक ही है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों बराबर होगा। अच्छा, R2 माइनस R1 को लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R21 जो है, ये मैग्नीट्यूड तो दोनों बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R21 के बराबर। यहाँ से देखिए ना, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R21 क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है, ये जो है इसी को लिख सकते हैं आप, R21 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R12 का यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ R21 का यूनिट वेक्टर, माइनस ऑफ R21 का यूनिट वेक्टर, इसको लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, इधर से मिटाते हैं, थोड़ा सा उधर लिख लीजिए। अब ध्यान देखिए, F12 क्या हो जाएगा, F12 क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब, मैग्नीट्यूड का R12 का क्यूब, R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर इंटू R12 वेक्टर, स्क्वायर ले लेते हैं ना। किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन क्या है इसका, R12 यूनिट वेक्टर, समझिएगा। कूलम्बिक फोर्स क्या था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इस बार वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, F12 लिख रहे हैं ना, तो R12 का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, R12 की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, देखिए F12 इस डायरेक्शन में है, F12 इस डायरेक्शन में है, और अपना R12 भी इसी डायरेक्शन में है। R12 भी, इस तीर को देख के मत समझिएगा डायरेक्शन, ये इस पे लिखा गया है, ये R12 ये लिखा गया डायरेक्शन इसका ये है, ये वाला तीर इसका डायरेक्शन बता रहा। तो जो F12 का डायरेक्शन है वही R12 का डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, जो F12 का डायरेक्शन होगा वही R12 का डायरेक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताने का काम करता है, तो इसका मतलब जो F12 का डायरेक्शन है वो लिख लिए, R12 की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे R12 जो है यूनिट वेक्टर लगा लिए। चलिए, अब R12 को क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है R12 का मैग्नीट्यूड, और R12 यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R12 का वेक्टर और डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे एक और मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
तो कहने का मतलब आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब, और यहाँ पे R12 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 ये हो जाएगा F12, ये हो जाएगा F12 वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए इसको, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब, R1 माइनस R2 जो है ना, ये R पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। चलिए F21 भी निकालना है, हालांकि F21 तो दिख रहा है इसी के नेगेटिव में होगा, निकाल ही लीजिए F21। चलिए वेक्टर फॉर्म में निकालना है F21 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन में, तो R21 यूनिट वेक्टर। देखिएगा F21 जो है, F21 फोर्स इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, और जो R21 वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो इस F21 का डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पे R21 का यूनिट वेक्टर ले लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बतलाता है। चलिए तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो F21 इक्वस टू हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और ये एक, तो मिलके क्या हो जाएगा R21 का क्यूब। लिख लीजिए इसको यहाँ तक, जल्दी से लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अच्छा R2 वेक्टर लगा लीजिए यहाँ, R2 माइनस R1 जो होगा वो माइनस ऑफ, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो F12 क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो F12 इक्वस टू, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का, R21 को हम R12 भी लिख सकते हैं, तो R12 का क्यूब, और ऊपर में हो जाएगा R1 माइनस R2। और आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ये पूरा टर्म अपना F12 के बराबर है, ध्यान से देखिए F12 के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का क्यूब, R1 माइनस R2, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए F12। तो कहने का मतलब ये हो गया F12 इक्वस टू माइनस ऑफ F21, और होना भी चाहिए क्योंकि आप देख ही सकते हैं F12 का डायरेक्शन इधर है और F21 का डायरेक्शन इधर, और दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में बराबर होता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो जितना ये इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही ये भी लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।